नमस्कार। जेडीयू तबाह हो जाएगी, टीडीपी खत्म हो जाएगी, रामविलास पासवान की पार्टी समाप्त हो जाएगी। ये बातें वक्फ बोर्ड विधेयक के पास होने के बाद लगातार सोशल मीडिया पर मोदी विरोधी और इसके अलावा वक्फ बोर्ड के विरोधी ऐसे लोग आकर के बता रहे हैं जैसे लग रहा है कि अब जेडीयू खत्म है, जैसे लग रहा है कि अब टीडीपी खत्म है। आपके इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में हम ये बताने वाले हैं कि कैसे ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद किन दलों ने गद्दारी किया विपक्ष में रहते हुए। हम ये भी बात करेंगे कि आखिर क्या गांधी परिवार भी वक्फ बोर्ड पारित ना हो इसके विरोध में मुस्तैदी से खड़ा था। हम ये भी बात करेंगे कि जब राज्यसभा में वोटिंग हो रही थी तो विपक्ष कहां था। हम ये भी बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसदों के एब्सेंट होने पर क्या फर्क पड़ा। हम ये भी बात करेंगे कि जेडीयू और टीडीपी और खास और रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान की पार्टी ने जो सपोर्ट किया वो अनइथिकल था या इथिकल था, इसका क्या फर्क बिहार की राजनीति पे पड़ने जा रहा है और क्या फर्क आपको टीडीपी यानी कि आंध्र प्रदेश में दिखाई पड़ेगा। नमस्कार, मैं शिव, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। फिलहाल आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने के बाद जैसा सोचा जा रहा था उस तरह का विरोध कहीं नहीं हुआ। आपको बता दें कि इक्का दुक्का यानी कि अगर हम बात करें तो गुजरात और पश्चिम बंगाल को छोड़कर कहीं भी बड़े प्रदर्शन नहीं हुए। वक्फ बोर्ड संशोधन के बाद जितना मुसलमान नहीं तिलमिला रहा, जितना विपक्ष के लोग नहीं तिलमिला रहे, उससे ज्यादा तिलमिलाहट उन यूट्यूबर्स और उन फेकू मीडिया वाले दिखाई पड़ रहे जो 2024 नहीं 2014 से ही लगातार मोदी सरकार को हराते रहते हैं। 2019 में हरा रहे थे, 2024 में हरा रहे थे, फिर 2024 के बाद वो रोज सरकारें गिराते हैं, रोज रोज वो सरकारें गिराते हैं और जो तर्क लेके आते हैं वो हास्यास्पद होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू और टीडीपी के समर्थन को ऐसा मान लिया गया कि जैसे वो विपक्ष के सहयोगी संगठन थे, ना कि वो भाजपा के। भाई सीधी बात है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के वो घटक दल हैं और उनके साथ साझा मिनिमम प्रोग्राम के तहत वो खुलकर साथ में आए हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करी जाए तो जब राज्यसभा में इसकी चर्चा हो रही थी तो वहां इंडिया गठबंधन में भी दरार पड़ गई, विपक्ष खंड खंड हो गया। उसका कारण यह था कि भारतीय जनता पार्टी को यानी गठबंधन को, पूरे एनडीए को महज 123 वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन उसको 128 वोट मिल गया। ये अपने आप में बताता है कि इंडिया गठबंधन तार तार है, विपक्ष खंड खंड है, वहां कुछ नहीं है। और उस पर ज्यादा वोट मिलने पर चर्चाएं नहीं हो रही, बल्कि लोकसभा में 5 एमपी एब्सेंट होने पर चर्चा हो रही है, जबकि 6 एमपी विपक्ष के भी एब्सेंट थे। बात यह आती है कि अगर आप वास्तव में बहुत गंभीर थे, भाजपा के लोग इतने गंभीर नहीं थे, एनडीए के लोग गंभीर नहीं थे, तो विपक्ष क्या कर रहा था? विपक्ष को भी गंभीर रहना चाहिए था। उसके भी 6 सांसद एब्सेंट हो गए थे, बीजेपी के 5 एब्सेंट थे, जिसमें 2 सांसद यानी एक नरेंद्र मोदी, दूसरे एस जयशंकर, ये दोनों थाईलैंड गए थे। थाईलैंड में वो बैठक के लिए गए थे और ऐसे में वहां पर गए तो 2 एमपी कम हो गए, अब बचे 3 एमपी। 3 में एक ने बताया कि मैं बीमार था, 2 ने कहा नहीं आए। लब्बो लब क्या हुआ? भाजपा के एमपी आए ना आए, एनडीए के गठबंधन के दल के लोग 293 उनका था, उनको 288 वोट मिले, आपको 232 मिले। अल्टीमेटली परिणाम क्या रहा? वक्फ बोर्ड पास हो गया ना, बिल 5 आए या ना आए, लेकिन आपके 6 नहीं आए। ये बड़ा प्रश्न बनता है। ये बताता है कि विपक्ष मुसलमानों के लिए खैर ख्वाह में जबानी बात करता है, वो धरातल पर खड़ा नहीं। ये बात तो उस समय भी साबित हुई जब अखिलेश यादव ने पूरे भाषण में अपने कहीं भी वक्फ के बारे में चर्चा नहीं करी, इधर उधर की बातें करते रहे। वो कुंभ की, नोटबंदी की, जीएसटी की, और सबसे बड़ी बात कि विपक्ष की जो स्थिति थी वो आप यहां से भी आकलन कर सकते हैं कि अंदर खाने विपक्ष वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में ही था। और उसका कारण था कि जो राहुल गांधी, पूरा गांधी परिवार जो हमलावर हो जाता है नरेंद्र मोदी पर, एक एक मामले को उठाता है, अडानी, अंबानी, जस्टिस लोया, फोन का हैक करना,
ऐसे बिन मुद्दों के मुद्दों पर जो संसद नहीं चलने देते हैं, वो वक्फ बोर्ड के इतने महत्वपूर्ण बिल पर पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी अमित शाह और एनडीए को समर्थन दे रहा था। आप सोचिए, ये वही विपक्ष है जो महीनों महीनों हो हल्ला करता है और एक प्रस्ताव तक नहीं आने देता है, और यही विपक्ष है जो आज आराम से पूरी चर्चा यानी 20 घंटे की चर्चा राज्यसभा में और 12 घंटे की चर्चा लोकसभा में हुई, चू और पू तक नहीं हुआ, कोई हो हल्ला नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं शंका तो विपक्ष पे जाती ही जाती है। सबसे बड़ी चीज कि राहुल गांधी गांधी परिवार से रिप्रेजेंट करते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी वक्फ बोर्ड को लेके बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोले। स्थिति यही नहीं रही, आपको बता दें कि जितनी भी पार्टियां विपक्षी रही वो सब साइलेंट रही। लेकिन अब बात ये आती है कि जेडीयू से जिसने रिजाइन किया उसने वह महामंत्री है, इससे पहले वो एआईएम से विधानसभा लड़ चुका था, उसको महज 499 वोट मिले थे और वो जेडीयू से चला जाएगा, जेडीयू खत्म हो जाएगी। परसेप्शन बनाई, देखिए परसेप्शन कैसा बना रहा है कि जेडीयू चली जाएगी तो जेडीयू से वो जो रिजाइन हो रहे हैं, इस्तीफे हो रहे हैं, अब जेडीयू खत्म। भाई बताना चाहूंगा कि पिछले बार 2020 में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और मिलकर चुनाव लड़ने पर उन्होंने 15 टिकट मुसलमानों के दिए थे। स्थिति ये रही कि उनके मुसलमान को टिकट देने के बाद भी मुस्लिम एक भी विधायक जेडीयू का जीत करके नहीं आया। ये बताने के लिए काफी है कि मुसलमानों का जेडीयू से कितना लगाव है और उससे जेडीयू को कितना नुकसान है। मुसलमानों को लेकर के भ्रम फैलाना और सिर्फ जेडीयू के लिए फैलाना। उसके बाद में अगर आप बात करें बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान की पार्टी की चिराग, तो वो सभी लोग आज से नहीं बहुत दिन से भाजपा के साथ हैं। क्या आपको ध्यान नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रामविलास पासवान उस सरकार में हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की 2 सरकारों में, गठबंधन सरकार जो 98 में रही, 99 से लेकर 2004 तक रही, इन दोनों सरकारों में जेडीयू और टीडीपी साथ साथ रहे। तो यहाँ पर दिक्कतें क्या है? अगर हम बात करें तो रामविलास पासवान भी मंत्री हुआ करते थे, जेडीयू की तरफ से शरद यादव इसको पूरा देखा करते थे। तो ये इनके तो गठबंधन आज से नहीं बहुत पुराने हैं। यानी अगर हम बात करें जेडीयू की, बात करें टीडीपी की, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू तो एनडीए के संयोजक तक रहे हैं, शरद यादव संयोजक तक रहे हैं मरहूम। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो जेडीयू का नुकसान होगा या फायदा होगा, ये तो अलग की बात है। लेकिन बात यह तय है कि जेडीयू को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था, वरना 2020 में कुछ और सिनेरियो होता, यानी यही नीतीश कुमार भाजपा से ज्यादा सीटें जीत जाते। तो ये एक गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जेडीयू को नुकसान होगा। टीडीपी की बात करें तो अगर हम पूरी असेंबली की बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो महज 3 ही मुस्लिम जीत करके आए हैं, यानी वहां भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। मजे की बात कि जो टीडीपी वहां पर सरकार बनाए हुए है, टीडीपी, जनसेना और बीजेपी, ये बीजेपी से तो उसने प्री पोल अलायंस किया था, यानी जब चुनाव में वोट पड़ना था तभी भाजपा के साथ खुलकर चंद्रबाबू नायडू, जनसेना के पवन कल्याण ये खुलकर आ गए थे। तो अब ये बात कहां आती है कि मुसलमान वोट देगा कि नहीं देगा? यानी एक चीज तय है कि बिना मुसलमानों के वोट के भी सरकारें बन सकती हैं। इस बात के मर्म को चिराग पासवान भी जानते हैं, नीतीश कुमार भी जानते हैं और चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज, ये सहयोगी गठबंधन दल है। अगर ये सपोर्ट ना करते तो आप एक बड़ी हेडलाइन बनाते कि साहब देखिए गठबंधन ने दिया झटका, और अगर गठबंधन कर देते हैं तो भी आप उनके पीछे पड़े हुए हैं। अरे भाई, पीछे पड़ना है तो राहुल के पढ़ो, पीछे पड़ना है तो अखिलेश के पढ़ो, और उन लोगों के पीछे पढ़ो कि आक्रामक तरीके से सदन के अंदर विरोध सिर्फ मुस्लिम सांसदों ने ही किया और किसी ने भी नहीं किया। बात यह आती है कि क्या बिहार की राजनीति पर वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक में जिस तरह रामविलास पासवान की पार्टी चिराग लोक जनशक्ति ने समर्थन किया, चिराग की पार्टी ने जिस तरह जेडीयू ने समर्थन किया, क्या उससे जेडीयू का नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं। आपको बता दें, हो सकता है वक्फ बोर्ड संशोधन के मामले पर एक बड़ा मैंडेट 2025 के चुनाव में देखने को मिल सकता है। बिहार की राजनीति में जिस प्रकार का नैरेटिव सेट किया जाता है, एक नैरेटिव और सेट हो रहा है। यहाँ पर एक और ऐसे लोग हैं जो ऐसे नैरेटिव सेट करते हैं कि कल योगी जी जा रहे हैं, परसों नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, नरसों ये जा रहे हैं, और वो सारे के सारे हिंदू हैं। मतलब वो सारे सोशल मीडिया पे हिंदू
पॉलिटिकल एनालिटिक करते हैं और सारी चीजें, और लाखों रुपए कमाते हैं, क्योंकि उन पे जो मुसलमान भाई हैं वो जाकर के वीडियोस को क्लिक करते हैं, देखते हैं, घंटों में मिलियंस व्यूज जाते हैं, और उसका फायदा हमारे हिंदू ये जितने भी एंकर हैं ये पा जाते हैं। इसका फायदा उन्हें होता है, बशर्ते मुसलमान के हाथों में कुछ नहीं आता। झूठे ख्वाब दिखाए जाते हैं कि 2 दिन में मोदी सरकार गिर रही है, 4 दिन में टीडीपी खत्म हो जाएगी, जेडीयू नाराज हो जाएगा, फलाना ऐसा हो जाएगा, और ऐसे करते करते 2029 भी आ जाएगा। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी जो कवायद चल रही है उसमें एक विश्लेषण कर्ता ने कहा कि जेडीयू से लोग भाग रहे हैं, जयंत चौधरी की पार्टी से महासचिव लेवल के लोग रिजाइन कर रहे हैं। अरे भाई ये क्या फर्जी सब बात चीजें बता रहे। महामंत्री जो भाग रहे हैं वो अल्पसंख्यक मोर्चे के मुस्लिम है, वो अपना थोड़ा रौब जमा रहे हैं। क्या जयंत चौधरी की पार्टी में रिजाइन करने से किसी मुसलमान के कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या जेडीयू में कोई फर्क पड़ेगा क्या? और बात तो उनकी करिए जहां विधायक भाग भाग करके भाजपा में जा रहे हैं। आप बताइए, कर्नाटका के अंदर एक समय था कि कांग्रेस पार्टी के कई विधायक टूट करके भाजपा में आ गए, भाजपा की सरकार बना दी। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के 28 लोग टूट करके आ गए, सरकार बना दी। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव जी के 6 विधायक समाजवादी पार्टी के, अभय सिंह, राकेश सिंह, राकेश पांडे, पूजा पाल, महाराजी देवी, ये सब भाग गए। ये बड़ा प्रश्न उठता है। प्रश्न ये नहीं उठता है कि जेडीयू के महासचिव जो कि कल तक एआईएम में था उसने रिजाइन कर दिया, बड़ी बात हो गई। जयंत चौधरी की पार्टी के महासचिव ने रिजाइन कर दिया, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि जब समाजवादी पार्टी के नीचे से पूरे का पूरा 5 उनके विश्वास, मनोज पांडे जो कि उनके विश्वास पात्र लोग थे वो भाग करके चले गए, जो समाजवादी पार्टी से राजनीति शुरू करते हैं वो भाग के चले गए और जाके भाजपा को सपोर्ट करते हैं, राज्यसभा का उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, और अब तो खुलेआम अमित शाह के साथ बैठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी को सोचना होगा कि ये कितनी बड़ी दिक्कत उनके लिए थी। ये दिक्कतें सपा के लिए भी खड़ी हो रही है। जिस तरह वक्फ संशोधन विधेयक पे अखिलेश यादव मौन रहे, समय हिसाब करेगा, 27 में मुसलमान भी हिसाब करेगा, और देखना होगा कि आखिर ये जो नैरेटिव सेट किया गया है जेडीयू, टीडीपी और लोक जनशक्ति का, ये नैरेटिव फर्जी है, कोई इसका आधार नहीं है। और एक बार फिर से ये जितने भी एक बार फिर से भ्रम और भ्रमक संदेश की राजनीति शुरू हो गई। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। मैं शिव द्विवेदी, थैंक यू।